स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो दो एक्सिस के बीच का जो एरिया है, मतलब ये पेज भी एक तरह से प्लेन है। दिस इज अ प्लेन। ये दो एक्सिस के बीच में फैला है, एक्स और वाई एक्सिस में। इसी तरह से ऐसे कुछ, मतलब सपोज मैं अपने फिंगर्स को ऐसे रखा, तो मेरा जो पाम है ये भी प्लेन में आ गया, बट ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और वाई के अलोंग है, तो वाई जेड एक्सिस में हो गया। यानी दो एक्सिस इन्वॉल्व है, दो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता था कि हमारा एक ही डायरेक्शन था, या तो हम एक्स में चलते थे या तो हम वाई में चलते थे। नाउ इट्स प्लेन, तो हम ऐसे मतलब दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे। ऐसा कुछ होगा मोशन हमारा कि हम एक्स में भी थोड़ा सा जा रहे हैं, वाई में भी जा रहे हैं। दो टर्म्स है, मतलब छोटे छोटे टर्म्स है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ओरिजिन हम मान लेते हैं किसी पॉइंट को, और उसके रेस्पेक्ट में किसी और पॉइंट की पोजीशन को अगर हमें बताना है, सपोज बी ले लिया मैंने, ए नहीं लिया, तो यहाँ से यहाँ जो वेक्टर बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको कहते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन बता रहा है, ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन मान लिया, किसी भी पॉइंट को मान सकते। और ये वेक्टर जो है ये देगा ओ बी वेक्टर जो है बी का, इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट देगा। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या है कि ओरिजिन की तरह नहीं, मतलब वो कहीं पे पहले से था, सपोज ए पे था, ए की वैल्यू है 2 3 4, अब वो चला गया बी पे, बी की वैल्यू है 4 5 6। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ये उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि ए से बी गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 आई कैप, 5 - 3 जे कैप, 6 - 4 के कैप। तो नाउ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। बेसिक वेक्टर्स हमने कर रखा है। अब चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के तरफ। मेरा सवाल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 ही है, बहुत पहला एग्जाम्पल है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ a स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन को हमने VR लिख दिया, इसकी वैल्यू हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। नाउ विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ a स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो विंड की वैल्यू कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला, ठीक है। तो कुछ पूछा है कि भाई कोई लड़का खड़ा है, बारिश हो रही है, हवा चल रहा है, वो किधर अम्ब्रेला रखेगा। तो चलो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है, तो कम से कम जो दी हुई सिचुएशन है उसको देख लेते हैं। रेन ऐसे गिर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। विंड किधर से किधर चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट चल रहा है, यानी ऐसे चल रहा है। BW 12 है और VR 35 है, मीटर पर सेकेंड में ही है दोनों। अब क्या है कि सपोज कोई लड़का यहाँ खड़ा है छाता लेकर, ठीक है, छाता भी लिया हुआ है। अब बारिश इसके ऊपर ऐसे आनी थी, है ना, इसके ठीक सामने कोई रेन ऐसे गिरता, बट क्योंकि विंड इसको इधर ढकेल रहा है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना। तो इस आदमी को जब छाता रखना है तो छाता कैसे रखेगा, ये इस डायरेक्शन में ही रखेगा, अपने से इसी एंगल पे रखेगा, इसी एंगल पे रखेगा। तो हमको कुछ नहीं, हमको ये एंगल बताना है और उस हिसाब से ये छाता का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, लड़के का। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, इस एंगल के लिए क्या किया जाए, तो
कुछ नहीं, पैरेललोग्राम लॉ से हमें पता है कि रिजल्टेंट कौन होता है। लाइक ये अगर बी डब्ल्यू है, ये भी आर है, तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो ये चीज़ होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। नाउ अगर हम इस ट्रायंगल में इसको ले तो ये भी आर ही तो है, बस हमने शिफ्ट करके लिखा है भी आर ही है ना। मतलब बारिश यहाँ भी हो रही थी, यहाँ भी हो रही है ना। हम शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे वेक्टर को। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रह गया, डायरेक्शन भी सेम रह गई। ठीक है, तो भी आर ही है ये। अब ये थीटा निकालना है, इसकी वैल्यू दी हमें 12, इसकी वैल्यू 35 दी है। इसमें तो डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस 35/12, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा लगभग आपका आएगा 71 डिग्री। ठीक है, लगभग 71 डिग्री आएगा। तो ये एंगल 71 डिग्री हो गया। तो जो छाता होगा वो एक्स एक्सिस से 71 डिग्री पे उसको रखना होगा, समझ रहे हो। यानी छाता का डायरेक्शन ये हो गया। ये अगर बच्चा है, यहाँ पे अगर बच्चा है तो उसके छाता का डायरेक्शन ऐसे हो गया 71 डिग्री पे। तो अगर इसको नॉर्थ ले लो, इसको ईस्ट ले लो, तो 71 डिग्री फ्रॉम ईस्ट है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ऐसा एंगल होगा। तो एनसीईआरटी के अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो है थर्ड एग्जाम्पल। तो सवाल आपके सामने है। अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of boat. ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, वाटर करंट या वाटर ही लिख लेते हैं यार, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब कंडीशन हम देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बना लिया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब बोट किधर जा रही है, बोट नॉर्थ जा रही है। तो बोट की सपोज वेलोसिटी इतनी है, ये भी है, ये नॉर्थ जा रही है, 25 इसकी वैल्यू है, दे रखी है। वाटर करंट का देखो डायरेक्शन क्या है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ पहले। ठीक है, ईस्ट किसके रेस्पेक्ट में है, साउथ के रेस्पेक्ट में है। अब साउथ कहाँ है, साउथ यहाँ है। ठीक है, यहाँ है। अब इस साउथ से 60 डिग्री ईस्ट मीन्स इस डायरेक्शन में वाटर का करंट फ्लो कर रहा है 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, साउथ से। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। नाउ ये है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना होता था, रिजल्टेंट का मॉड्यूलस क्या होता था, a² का मॉड्यूलस प्लस b² का मॉड्यूलस। वेक्टर है ऑब्वियसली, मैंने वेक्टर साइन नहीं लिखा। ठीक है, कॉस थीटा पैरेललोग्राम लॉ से हमें पता है। ठीक, ए का मॉड ए की वैल्यू कितनी है, 25। दूसरा वाला कितना है, 10 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा कितनी है, तो उन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, कॉस 120 डिग्री। ठीक है,
तो 625 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 500 इंटू कॉस्ट 120 कितनी होती है, -√3/2 या हाफ होता है, हाँ सॉरी -हाफ, हाँ सॉरी 250। सो ये ओवरऑल हो जाएगा √725 -250 √475, that will come around 21.9 km/h डायरेक्शन की। ठीक है, तो जैसे ये था 25, ये था अपना 10, ठीक है, एंड ये एंगल था 120, और हमने एक रिजल्टेंट निकाला है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी ऐसे है, ठीक। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि ये ऐसा कुछ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम होगा तो ये एंगल कितना है, 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। वो छोड़ो, ये 10 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी tan cos 30 डिग्री। ये कितना होगा, cos 30 कितना होता है, √3/2, 5√3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 5√3। रिजल्टेंट अपना 21.9 है, ठीक है। अब ट्रायंगल बना लो, ये 21.9 है, इसका बेस 5√3 है, ठीक है, ये थीटा आपको निकालना है, तो ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर 5√3/21.9, लगभग आ जाता है 67 डिग्री के आसपास। बट हम क्या है कि जनरली मतलब वर्टिकल एक्सिस से डायरेक्शन बताते हैं, तो हम कहेंगे कि वर्टिकल एक्सिस से 23 डिग्री पे हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू 21.9 है। सो नॉर्थ से 23 डिग्री ईस्ट, 23 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये लैंग्वेज हम लिख सकते हैं, नॉर्थ से 23 डिग्री ईस्ट की तरफ। रोज हमको पैरेललोग्राम नहीं लगाना है, ठीक है, हमें भाई फॉर्मूला भूल गया या कुछ हो गया, हमें देसी तरीका बता दो। तो क्या होगा, एक देसी तरीका, ठीक है, देसी तरीका रिजल्टेंट निकालने का क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट निकाल लो। तो वी भी क्या है, सीधा सीधा वाई में ही है, जो भी है 25 JK वेक्टर वगैरह है। वी डब्ल्यू क्या होगा 10, और ये अगर सपोज ये 30 डिग्री है, तो इस साइड वाला कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 30, 10 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जे कैप तो इसका माइनस में है, -10 sin 30 डिग्री जे कैप, सो इट विल बी 5√3 आई कैप -5 जे कैप, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करें, रिजल्टेंट क्या है, नथिंग बट वी प्लस वी डब्ल्यू, ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर साइन अगर छूट जाए तो आप लोग ध्यान रखना, लगा लेना, आदत बुरी है अपनी। 5√3 आई कैप, आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे में जुड़ेगा, और 20 जे कैप आ गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, यही तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, यही तो रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 400
400 डायरेक्टली हो जाएगा 20 का स्क्वायर, प्लस 5√3 का क्या हुआ 25 इंटू 3 √475, यही वैल्यू तो आई थी 21.9 कुछ समथिंग आएगी, 22 भी कह सकते हो। सो ये अगला सवाल है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई r इक्वल्स टू इतना, वह t इज इन सेकेंड्स, t की यूनिट सेकेंड है, r की यूनिट मीटर है, यानी सारा कुछ ऐसा यूनिट में है। हमें vt और at पता करना है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करना है, और पोजीशन वेक्टर दिया। पोजीशन वेक्टर क्या था, नथिंग बट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन बताता था। लाइक अगर यहाँ पे है कहीं भी है तो ये ओरिजिन के ही रेस्पेक्ट में बताता है, 0 0 के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर इज़ नथिंग बट सिंपली ये डिस्प्लेसमेंट ही बताता है। अगर ओरिजिन हमारा जहाँ से हमने शुरू किया था और ये जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करें कि सपोज 1 सेकेंड में यहाँ था, दूसरे सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, तो ये हमें वेलोसिटी दे देगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। सो जेड एक्सिस में टाइम के साथ ये डिस्प्लेसमेंट बदल नहीं रहा है, ये आर वेक्टर है। नाउ वी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी वेक्टर नथिंग बट डी आर बाई डी टी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3i कैप प्लस 4t जे कैप। ठीक है, यही है वी टी, नथिंग बट वी टी। एक्सलेशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी। सो डी बाई डी टी के लिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 जे कैप, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। नाउ पूछा है कि 1 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है वी का। तो वी कितना है, वी है 3i कैप प्लस 4t जे कैप। नाउ 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो 3i के 4j के मीन्स ये सपोज 3,4 पे है, यही मतलब हुआ ना कि 3 इधर की तरफ 3 ट्रेवल किया है और इधर की तरफ 4 ट्रेवल किया है, यही तो मतलब हुआ, यही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। नाउ ये एंगल निकाल लो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एंगल निकाल लो, ये तो वेलोसिटी दिखा रहा ना। तो हम किसी रेफरेंस से अगर वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू ये है। ठीक है, अगर 0 से मेजर कर रहे हैं, ये एंगल है tan थीटा बराबर 4/3, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3, ये 53 डिग्री के आसपास आता है। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमें दे रखा है। अ वुमेन राइड्स अ बाईसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो वुमेन की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। वुमेन की जो स्पीड है वो इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, BW। ठीक है, रेन वर्टिकली गिर रहा है, ऊपर से ही गिरेगा, फॉलिंग भी लिखा है, नीचे से तो रेन आएगा नहीं। सो दिस इज BR। नाउ पूछा है कि वुमेन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए, इधर इधर किधर। तो अगर आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट याद हो तो जैसे 2 गाड़ी होती थी, हमारी गाड़ी आगे जाती थी तो हमें उतने स्पीड से ये गाड़ी पीछे जाती हुई दिखती थी। रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालते थे VAB सपोज, तो ये होता था, सपोज ये A है ये B है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो
ये होता था VA माइनस VB। ये हमें पीछे में मतलब हम जितने आगे जाएंगे उतना ये पीछे होता हुआ दिखता था। अब देखो रियलिटी में भी ये हमसे उतना ही स्पीड से पीछे जा रहा होगा। अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहे हैं और कोई चीज़ स्टेशनरी है तो वो रियलिटी में भी हमसे इतनी स्पीड से वो पीछे जा रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब रियलिटी नहीं है, मतलब इट्स अ रियलिटी। ऑल्दो कारण हमें लगता है कि ये पीछे जा रहा है, ये अपने से चल रहा है, जबकि हम चल रहे होते इसलिए ये पीछे जा रहा है। रीजन जो भी हो बट इट्स अ रियलिटी। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर वो वुमेन ऐसे जा रही है और रेन ऐसे गिर रहा है तो वुमेन को रेन आता हुआ कुछ और तरीके से दिखेगा, क्योंकि वो भी ट्रैवल कर रही है और रेन भी ट्रैवल कर रहा है। वो कैसे दिखेगा? तो नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन। वो कितना होगा? तो वो नथिंग बट VR माइनस VW। तो वुमेन को रेन ऐसे ही आते दिखेगा और रियल में भी रेन वुमेन के लिए ऐसे ही आ रहा होगा, क्योंकि वुमेन खुद भी ट्रेवल कर रही है, रेन इधर है और वुमेन भी मतलब इधर जा रही है। तो नथिंग बट VR माइनस VW की तरह रिजल्टेंट जो होगा ना, मतलब सिचुएशन, वुमेन को रेन ऐसा ही आते हुए दिखेगा। तो VR माइनस VW के लिए ये हो गया माइनस VW। तो हम इसको लिख सकते हैं VR प्लस ऑफ माइनस VW। नाउ नथिंग बट वेक्टर एडिशन कर दो। जैसे हम VR और अगर मतलब कुछ भी दो वेक्टर के बीच में करते हैं ना, वेक्टर एडिशन कर लो। ये एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट है। अब वैल्यू निकाल लो, वैल्यू के लिए क्या होगा? तो मॉड भी, अच्छा इसमें शिफ्ट डायरेक्शन पूछा है, शिफ्ट डायरेक्शन पूछा है तो वो थीटा कितना होगा? इधर VW ही हो जाता था और ये VR होता था, क्योंकि पैरेललोग्राम है और दोनों मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई के पैरेलल है। ठीक है, तो ये VR VW माइनस में और ये VR और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें निकालना है। तो टेन थीटा बराबर माइनस VW बाई VR, दोनों का मॉड से मतलब है। तो माइनस VW का मॉड तो कितना होगा? मॉड उतना ही होगा, 12 के बराबर ही, 12। और VR कितना है? 35 है, VR 35 है। सो टेन थीटा बराबर 12/35। इट इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर 10 इनवर्स 12/35, नथिंग बट लगभग 19 डिग्री आएगा। तो वुमेन को अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ के आगे बढ़ना होगा। विंड के केस में इसलिए ऐड होता था क्योंकि विंड जो है वो रेन पे फोर्स लगाती थी, ठीक है, रेन को इफेक्ट करती थी। अब वुमेन मूव कर रही है तो रेन के पार्टिकल को, ड्रॉपलेट को इफेक्ट नहीं कर रही है। जो ऊपर ड्रॉपलेट है, वुमेन इधर जा रही है और ड्रॉपलेट ऐसे गिर रहा है तो इफेक्ट नहीं कर रही है। बट वुमेन को क्या लग रहा है कि वो यहाँ पे थी, सपोज 1 सेकेंड बाद यहाँ चल गई, उसको ड्रॉपलेट यहाँ वाले ने हिट किया, बट वुमेन को तो लग रहा है वो यहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो ड्रॉपलेट यहाँ से चली है वो इधर आ रही है, समझ रहे हो? वुमेन को ऐसा लग रहा है और उसका छाता भी उसके साथ चलते जा रहा है, तो उसको ऐसे डायरेक्शन में रखना होगा ना, क्योंकि वो तो हमेशा इधर की तरफ मूव कर रही है और उसको जो पार्टिकल हिट कर रहा है भले ऐसे चल रहा है, बट क्योंकि वो ऐसे चल रही है तो रिजल्टेंट तो इधर ही आ रहा है ना, समझ रहे हो? वो खुद भी इधर जा रही है और ये ऐसे गिर रहा है, तो रिजल्टेंट तो ऐसे ही होगा। उस पर रिजल्टेंट तो बारिश इसी तरह से गिरेगी ना, क्योंकि बारिश सीधी रहती, बट अब वो मूव कर रही है तो उसे बारिश ऐसे ही लगेगा, हिट करेगा। वो जब यहाँ पहुँचेगी तो उसे ये वाला पार्टिकल हिट कर रहा होगा, इधर वाला। वो फिर थोड़ी आगे पहुँचेगी तो उसे फिर थोड़ा इधर वाला पार्टिकल हिट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो इसी ट्रेजेक्ट्री से हिट करेगा ना उसे। ऑल्दो वो सीधा गिर रहा था बट ऐसे ही हिट करेगा उसे, क्योंकि वो खुद स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रही है। पढ़ने जा रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नथिंग बट किसी भी चीज़ को हम थ्रो कर दे, मतलब या किसी भी फोर्स से हम एक बार फोर्स लगाए और वो चीज़ कहीं जाए। लाइक हम बॉल को ऊपर भी अगर फेंकते हैं अपने जगह से
दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। अगर हम कैरम बोर्ड की गोटी को स्ट्राइक करते हैं और वो सीधे जाता है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं और फुटबॉल ऐसे उड़ के टक से इधर आता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि हमने उसको प्रोजेक्ट किया, हमने उसको डायरेक्शन दिशा दी, और हम कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा रहे, एक बार में दिशा दे दी और उसके बाद मतलब बाकी चीज़ें हो रही है। बट बेसिकली आपके सिलेबस में क्या है, मतलब वन डायमेंशन में तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे टाइप के मतलब चीज़ें देख ली है। तो अब हम प्लेनर मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हैं तो हम बस देख रहे होते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, होने को 3 में भी हो सकता है। ठीक है, बॉल को यहाँ से फेंका, दूसरा दोस्त यहाँ खड़ा है, यहाँ बॉल पहुँचा, कोई चीज़ को एम कर रहे हैं, ऐसे लेकर फेंका और वहाँ पे गया। ठीक है, गोटी खेल रहे, कंचा खेल रहे, मारा ऐसे करके, मान लो कंचा ऐसे गया। तो अब ये जो भी है, पहले तो 2 डायमेंशन में ही हम स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में मतलब 2 डायमेंशन ही है, 3 डायमेंशन नहीं है। जनरली ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही रहता है, मतलब कि अब मैंने फेंका तो और कोई फोर्स तो प्रेजेंट नहीं है, ग्रेविटी प्रेजेंट है। देने को हम दे सकते हैं कि भाई विंड के वजह से कुछ एक्सेलरेशन है, रेजिस्टेंस है, कुछ है, होने को बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स हो सकते हैं। हम वैक्यूम में ही मान के चलते हैं चीज़ों को जनरली। तो अगर सवाल में कुछ और एक्सेलरेशन दिया हो तो अलग की बात है। तो देखिए हो क्या रहा होगा, पहले वेलोसिटी ऐसे थी तो ये थीटा एंगल था, फिर वेलोसिटी ऐसे है, ये थीटा एंगल, फिर एक टाइम होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, ठीक है, ऊपर टॉप मोस्ट पोस्ट पे आप जब बनाओगे तो ऐसे होगी वेलोसिटी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो हर टाइम ये वेलोसिटी जो है बदलती रहेगी अपनी डायरेक्शन। ठीक है, क्यों बदल रही है, क्योंकि इस पर हमेशा ग्रेविटी लग रहा है। अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो इस पर ग्रेविटी लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ये तो इनिशियल अपना मोशन कंटिन्यू करना चाहता था, बट ग्रेविटी नाम की एक फोर्स लग रही है जो इसके वेलोसिटी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करके बदल रही है हमेशा। तो ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना कि हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है। इसलिए क्या है कि हम इसे 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं, मीन्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। ठीक है, और दोनों में अलग अलग जब हम पढ़ेंगे तो दोनों में हम अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको सिर्फ एक्स में देख रहे हैं तो सिर्फ एक्स के बारे में बॉर्डर कर रहे हैं, और जब वाई में देख रहे हैं तो सिर्फ वाई के बारे में बॉर्डर कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि इनिशियली अगर कोई चीज़ भी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकी गई है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, यही होगा भी, बट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा। तो हमने पढ़ा था कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वेक्टर का वो भी कॉस थीटा होता है, पढ़ा था ना, वरना ट्रायंगल बना के देख लो, अभी बना देते, देख लो भाई, ये भी है, ये थीटा है, नो दिस इज भी कॉस थीटा, निकाल लेना। कैसे निकालोगे, चलो ए बी सी, तो सपोज ए सी बाई ए बी क्या लिखोगे, ए सी है बेस, ए बी है हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री ये थीटा है, क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे ना कॉस थीटा। तो ए सी इज़ नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, यही तो हम कह रहे कि भी कॉस थीटा है। ठीक है, और ये आता है ऐसे भी साइन थीटा, इसी तरह से निकाल सकते हो। सो यू वाई बराबर भी साइन थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स और वाई में। ठीक है, अब हमें पूरा का पूरा मोशन स्टडी करना है। तो एक्स में जैसा मैंने कहा कि जनरली 0 होता है एक्सेलरेशन, अगर कुछ दे रखा है तो देगा। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वाई में एक्सेलरेशन कितना होगा, -g, नीचे की तरफ ग्रेविटी। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि एक्स का जो वेलोसिटी है, एक्स वाला जो वेलोसिटी है, ये कभी भी इतना ही रहेगा, क्योंकि इस एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। ठीक है, ये इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो इसको तो इम्पैक्ट ही नहीं कर रही है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं जाएगा, सारा का सारा एक्सेलरेशन तो नीचे है। लेकिन वाई वाली को, सपोज वाई वाला अगर ऐसे है, यू वाई था और ये यू एक्स था, तो वाई वाली को ये इम्पेक्ट करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है।
ठीक है। तो हमें दोनों एक्सिस को अलग अलग लेके चलना होगा। इंटरेस्टेड है दोनों डायरेक्शन में मोशन को पढ़ने के लिए। तो एस एक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में ये कितना मूव किया होगा, तो हम वाई को भूल जाएंगे। ठीक है, उस टाइम हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये वाई भी है तो इसका कुछ रिजल्टेंट है, कुछ नहीं। हम एक्स पे टोटल वेलोसिटी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका रिजल्टेंट ही निकाल कर इधर ले आ चुके हैं, हम अब बार बार हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर हम सीधा सीधा मतलब इस पे फिर ग्रेविटी का वेक्टर लगा, क्योंकि ग्रेविटी अपने आप में एक्सेलरेशन है, ऐसा तो नहीं है दो वेलोसिटी का एडिशन है कि मतलब वेक्टर एडिशन से कर दिया। तो हमने ऑलरेडी एक्स में कंपोनेंट ले लिया, हम खाली एक्स के बारे में बॉर्डर्ड है, हमें वाई से मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स में तो चीज़ें चलती जाएगी ना। सपोज कुछ नहीं होता, सपोज मैं हवा में किसी बॉल को सिर्फ एक्स डायरेक्शन में छोड़ता तो वो एक्स में तो चलता ही जाता, भले ही ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ लाते रहती वाई में, बट वो एक्स में तो चलता रहता। तो एक्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। तो एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वी एक्स इंटू टी है, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर है। नाउ एस एक्स जो है वो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी कॉस थीटा है, या तो यू एक्स लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स, तो ये कुछ नहीं वी कॉस थीटा है इंटू टाइम है। ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी को यार यू ही ले लेते हैं, तो ये भी यू कॉस थीटा यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, यू कॉस थीटा। तो एस एक्स इज नथिंग बट यू टी कॉस थीटा। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे और जिस एंगल पे थ्रो करेंगे और कितने टाइम पे निकालेंगे उस पर एस एक्स डिपेंड करेगा। और यही इक्वेशन है, चाहे कोई सा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जहाँ ग्रेविटी प्रेजेंट है और एक्स में कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी प्रेजेंट हो नहीं हो, एक्स में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वाई इक्वेशन क्या था, वाई यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितनी है, यू साइन थीटा है, टाइम तो भाई टाइम है, एक्सेलरेशन कितनी है माइनस जी है, टी स्क्वायर। सो यू टी साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, ये मेरा वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट देता है। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिलेशन बिटवीन एस वाई एंड एस एक्स। क्यों हम इसलिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर सपोज हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया और हमें कह दे कि एस वाई हमें पता है कि भाई इतना ऊंचाई पे है अब, और एक्स निकालना है एस एक्स, और हमें इन दोनों में रिलेशन पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो हम एस वाई को थोड़ा तोड़ने मोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एस वाई ही बड़ा है मतलब देखने में, इसको तोड़ के कहाँ ले जाएंगे हम, इसके रेस्पेक्ट में इसको लाना मुश्किल होगा। वो बड़े वाले में एस एक्स के टर्म में चीज़ें लिखने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो एस वाई को अगर हम लिख दे यू टी कॉस थीटा, ठीक है, तो इनटू में हमको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखना होगा ना इस चीज़ को लिखने के लिए। और यू टी कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि यही तो एस एक्स है, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो पहला रिलेशन एस वाई और एस एक्स में ये है कि एस एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 बराबर एस वाई। ये तो एक रिलेशन हो गया जहाँ पे हमको टाइम भी दिया होता, ये भी चाहिए थीटा, और ये भी चाहिए, तो हम ये निकाल लेंगे। चलो ठीक है, और कोई रिलेशन, टाइम को अगर हम एलिमिनेट कर पाए तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, टाइम को एलिमिनेट कर पाए तो मज़ा ही आ जाए। टाइम को एलिमिनेट करने के लिए क्या है कि एस एक्स है यू टी कॉस थीटा, तो टाइम को अगर हम एस एक्स के टर्म में लिखें तो इट विल बी एस एक्स बाई यू कॉस थीटा, एस एक्स बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, ये सपोज अपना 2 हो गया, इस वैल्यू को 1 में डाल दो,
तो एस वाई हो जाएगा एस एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू इंटू एस एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, u चाहिए, एस एक्स चाहिए और थीटा चाहिए। ठीक है, टाइम हट गया बट u आ गया, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो रिलेशन हमारे एस वाई और एस एक्स के बीच में रिलेशन बता के इंटरेस्टेड है कि हमें पता करना है कि ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी बॉल वो कितनी होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगी बॉल वो कितनी होगी। हमने बॉल फेंका, वो कुछ मैक्सिमम हाइट गई है, हमें वो जानने में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम अगेन वाई में ही सारी चीज़ें करेंगे, हमें एक्स से कोई लेना देना ही नहीं मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यदि टाइम निकाल लें यहाँ से यहाँ का, क्योंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमें टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना हो कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा। अब इस टाइम के लिए हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी। ठीक है, अब ये है जीरो, क्योंकि फाइनली यहाँ पे हो जाता है वेलोसिटी वाई में जीरो, तभी तो ये नीचे आना स्टार्ट की। अगर सिर्फ वाई में देखोगे तो ये वैसा ही है कि हमने एक बॉल को फेंका, वो जब मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, फिर वो बदल के इधर आती है, वही बात है। तो वी वाई हो गई ये जीरो, यू वाई अपना इनिशियली यू साइन थीटा था, और जी क्योंकि नेगेटिव है तो अब साइन लगा दो तो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ लगा लो बेटर है। तो टाइम बराबर हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी। सो बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगा, तो u साइन थीटा बाई जी लगा। ठीक है, नाउ एस वाई निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो यू वाई इंटू टी और यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमने निकाल लिया है, तो मैक्सिमम हाइट एस वाई मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना हुआ, तो यू वाई की तो वैल्यू हमें पता है, यू साइन थीटा। टाइम हमने निकाल लिया है यू साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। टी हमने अभी अभी निकाला हुआ भाई, फिर से रख दो। तो एस वाई मैक्स बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर, ये जी कटेगा, साइन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जी मैंने लिखा ही क्यों है, अच्छा ये तो जी स्क्वायर होगा ना, वही मैं कहूँ, एक जी बचेगा ये, क्योंकि यू साइन थीटा बाई जी था, तो यहाँ तो जी स्क्वायर है तो एक जी नीचे बचेगा बाई टू जी। ये माइनस करके आप निकालोगे तो आएगा एस वाई मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ओके, डन एंड डस्टेड। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है किसी भी पैराबोलिक मोशन में, जहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी है और कोई भी वाई और एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है। अगर वाई और एक्स में एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इंडिविजुअली वाई और एक्स करके देख लेना, ये कुछ नहीं है, बस इंडिविजुअल, मतलब वाई में भी हमने मोशन को स्टडी किया, अभी हमने तो वाई में ही किया ना, क्योंकि हमें वाई की चीज़ चाहिए थी। इसी तरह से एक्स में भी कर सकते हैं। तो ये नथिंग बट ऐसा समझो कि दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन मोशन को हम स्टडी कर, मतलब और दो सेम ही सिचुएशन में है, बट हमें ये स्ट्रेट लाइन मोशन के ही फॉर्म में तो स्टडी कर रहे हैं। तोड़ लो और स्टडी कर लो जो भी दिया है।
दोनों डायरेक्शन में अलग अलग जो चीज़ें जिस डायरेक्शन की निकालनी है निकालो। अब हम और किस में इंटरेस्टेड है, तो इस पूरे टाइम में कि भाई इधर से इधर गया फिर इधर आया, इसमें कितना टाइम लगा। तो देखो अगर हम किसी बॉल को फेंकेंगे वो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही यहाँ आने में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जी है, ठीक है, एक्सेलरेशन जी है। और टाइम जब हम ये डिस्टेंस जब निकालते हैं तो मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते थे, ये इनिशियली तो जीरो रहता था, ठीक है, तो यही आता था। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा कि मतलब क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी ही फोर्स लग रही है और ये फोर्स तो कांस्टेंट है ना ओवर द टाइम, ये तो बदल नहीं रही है, ग्रेविटी लग रही है तो भाई लग रही है। तो जैसे इसको यहाँ से यहाँ जाने में जितना मेहनत करना पड़ा उतना ही मतलब यहाँ से यहाँ आने में भी टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो इसका डबल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज डेट टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर ये जो 2t है जो मैक्सिमम हाइट जाने में लगा था, ठीक है, या फिर सेपरेटली जो है आप मतलब कभी कोई क्वेश्चन लेकर देख लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही आएगा। या किसी हाइट पे अगर आप वेलोसिटी को उसके डायरेक्शन निकालोगे वेलोसिटी की, तो वो डायरेक्शन इसके ठीक उल्टा आएगा। जैसे ये चल रहा था तो इसका इतना मतलब अगर एंगल था तो यहाँ पे उतना ही एंगल होगा नीचे के तरफ, समझ रहे हो, ये ऊपर के तरफ, क्योंकि ग्रेविटी ही एकमात्र फोर्स है और वो कांस्टेंट है और वो हर टाइम मतलब लग रही है, लेकिन वो कांस्टेंट ही तो है ओवर द टाइम, हर टाइम ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ साथ धीरे धीरे फील आएगा। और एक चीज़ है जिसका हमको पता लगाना है कि भाई कितने दूर खड़े रहे, मतलब हाइट तो चलो पता चल गया कि मैक्सिमम कितना मैक्सिमम रेंज है, या किस एंगल पे फेंके कि ये मैक्सिमम दूरी जाए। होता है ना कि हमें दूरी चाहिए भाई, तो हम ऐसे करे फेंके सट से, भाला फेंक चल रहा है, नीरज चोपड़ा को आप लोग देख ही रहे हो आजकल, तो कितने डिग्री पे फेंके कि भाई भाला मेरा जो है एकदम दूरी तक जाए, ऊंचाई से मतलब है नहीं। या क्रिकेट के बॉल को हिट किया, ऊंचाई से मतलब नहीं है, दूरी से मतलब है। तो उस केस में हम एस निकालना चाहेंगे, एक्स डायरेक्शन में रेंज निकालना चाहेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं हम रेंज। रेंज हमारा क्या रेंज है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो हमें एस निकालना है। एस निकालने के लिए कुछ नहीं, एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को स्टडी कर दो, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में मोशन हो गया, ठीक है। ऐसा इंडिपेंडेंट स्टडी हम कर सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी एक्स के बारे में ही बॉर्डर्ड है यार, वाई में जो भी चल रहा है, हम तो एक्स के बारे में बॉर्डर्ड है। तो ये है जीरो, कुछ नहीं है, तो एकदम सिंपल सा आ गया यू एक्स इंटू टी। अब यहाँ पे जो टाइम होगा ये तो टोटल टाइम होगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ ऊपर मैक्सिमम हाइट तक ही मतलब एक्स में ट्रेवल किया, वो जब तक ज़मीन पे नहीं आ गया तब तक एक्स पे ट्रेवल किया, इवन ज़मीन में आने के बाद भी ट्रेवल करेगा। बट हम इंटरेस्टेड है कि ज़मीन पे आते टाइम वो कितना दूर जाकर ज़मीन पे गिरा है, क्योंकि हम तो भाला के उस पोजीशन से मैटर करता है, भाला स्किड करके कहीं भी चले जाए, बॉल गिरने के बाद ड्रॉप खा के कहीं भी चले जाए। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी है, यू एक्स है यू कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम जो है अब टोटल टाइम लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ये था हमारा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 रख लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो एस एक्स हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। ये हमारा रेंज है, रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को हम रेंज कहते हैं। अब ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये u, तो देखो u वेरी कर सकता है, बट हमारी जितनी औकात होगी उतनी ही जोर का हम फेंक पाएंगे, उससे ज़्यादा तो फेंक नहीं पाएंगे भाला। या कोई भी चीज़ हम जो वेलोसिटी दे सकते हैं वो तो चलो हमारा आउटपुट है, अगर हम आउटपुट को फिक्स कर दें, हम अपने बेस्ट आउटपुट को फिक्स कर दें, तब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा जी,
हम कुछ कर नहीं सकते ग्रेविटी का भाई, मून पे जाके तो फेंकेंगे नहीं। थीटा को हम बदल सकते हैं कि भाई हम कैसा, मतलब हमारी एनर्जी किस डायरेक्शन में लगे। तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे डिपेंड करेगा ये चीज़ कब मैक्सिमम होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन कब मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, डैट मीन्स जब 2 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। कम स्पीड पे फेंकने पे भी ज़्यादा दूर जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे भाला को फेंको तो वो भाला सबसे ज़्यादा दूर जाने के चांसेस है एट सेम स्पीड। स्पीड तो अपने ऊपर है, मसल पावर, बट कम मसल पावर में भी दिमाग से हम दूर तक भाला फेंक सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। एक आधा क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या, देखता हूँ, एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ है जो गैलीलियो जी ने ऑब्जर्व की थी कि सपोज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे जो भी XYZ रेंज है, और हम निकाल रहे थीटा इक्वल टू 65 पे और थीटा इक्वल टू 25 पे, तो जैसे 45 से 25 जाने में कितना 20 कम है, और 45 से 20 ज़्यादा करने पे 65 है। तो अगर सपोज हमारा कोई एंगल है बीटा जो थीटा प्लस अल्फ़ा है, और कोई दूसरा एंगल है समझ गामा जो थीटा माइनस अल्फ़ा है, इन दोनों एंगल पे रेंज सेम आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला कितना था, रेंज को R से भी लिख सकते हैं, ठीक है, SX मैक्स, यहाँ पे मैक्स मैंने नहीं लिखा, SX मैक्स होगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नाउ अगर हम यहाँ पे पहला केस ले तो वो क्या हो जाएगा, U स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी होगा ना, साइन 2 बीटा बाई बीटा को अगर हम थोड़ा और तोड़ कर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी, ठीक है। और हमने क्योंकि 45 प्लस माइनस कहा था, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 45 रखेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि 45 से जितना बढ़ेगा और 45 से जितना कमेगा दोनों पे सेम रेंज आएगा। तो थीटा कितनी है अपनी 45 है, तो जब थीटा 45 होगा तो ये साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये नथिंग बट U स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा बाई जी ये आएगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो है U स्क्वायर साइन 2 गामा होता, क्योंकि हम इन दोनों को ही तो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला था, हमने एक बार बीटा रखा, अब एक बार गामा रख के देखते क्या होता है। तो गामा वाले केस के लिए U स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा, इसका में अल्फ़ा था, इसका में माइनस अल्फ़ा था ना, मतलब बाई जी। तो ये आएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा बाई जी इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन ये 90 माइनस 2 अल्फ़ा बाई जी। नाउ ये अगेन यही वैल्यू आएगी, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, यही तो आता है कॉस थीटा, ठीक है, दोनों केसेस में। ये अगला क्वेश्चन है, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial velocity 15 meter per second. Neglect air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. ठीक है, तो ये हाइट दे रखी है हमें 490 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x में है, हॉरिजेंटली थ्रो कर दिया 15 मीटर पर सेकेंड। अब सिर्फ x में है तो होता क्या था, मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद कुछ ऐसा ही होता था, और मैक्सिमम हाइट पे y में 0 रहता था, तो x वाला भी ऐसे ही कुछ फॉलो करेगा। ये समझो ना कि इधर की तरफ वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ तो बढ़ता ही जाएगा, x की तरफ तो बढ़ता जाएगा नो डाउट, बट एक्सेलरेशन क्योंकि y में है तो कुछ y वेलोसिटी भी विथ टाइम आ जाएगी, तो रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे तुम देखो तो रिजल्टेंट ऐसे होते जा रहा है, धीरे धीरे और y की तरफ कर्व होते जा रहा है, ठीक है। सो ये पूछा है कि
स्पीड और टाइम जब वो हीट करेगी। तो टाइम निकालते हैं पहले। टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए नथिंग बट हम अपना वाई डायरेक्शन में मोशन लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वाई में इसने कितना 490 ट्रेवल किया है, 490 ट्रेवल किया है। तो एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यू वाई 0 है, इनिशियली वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है, ये 490 है, माइनस में होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। जी 9.8 तक हो गए तो 4.9 आ जाएगा यहाँ। टी स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, टी की वैल्यू 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। सो टाइम कितना लगा, तो 10 सेकेंड लगा यहाँ पहुँचने में, ठीक है। 10 सेकेंड बाद यहाँ पहुँच गया। अब पूछा है कि कौन से वेलोसिटी से वो हीट करेगा। तो ऐसे अगर वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, ये अगर वेलोसिटी है तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो हम इंडिविजुअली एक्स और वाई दोनों निकाल लें, ठीक है, ये दोनों ही बड़े बड़े होंगे, ठीक। हम इंडिविजुअली इसका एक्स और वाई निकाल लें। तो इंडिविजुअली एक्स वाई निकालने के लिए क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ, अच्छा सॉरी u प्लस ए टी होता है ना अभी, तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। नाउ ए एक्स है 0, तो ये पूरा हो गया 0, यू एक्स के ही बराबर आएगा। सो वी एक्स इज़ नथिंग बट यू एक्स, जो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है। नाउ वी वाई निकालते हैं, तो वो होता है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब यू वाई है 0, ये 0, ए वाई माइनस जी है, ठीक है, और टी 10 है, तो माइनस 10 जी, ये 98 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि v बराबर 15 आई कैप प्लस माइनस 98 जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ माइनस मैंने, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 98 का होल स्क्वायर, और जब इस वैल्यू को निकालोगे तो ये लगभग 99 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा पर सेकेंड, ओके। सो ये एक क्वेश्चन हो गया पैराबोलिक मोशन में। पैराबोलिक मोशन पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट जनरली रेंज और हाइट हमें पता होता है, मतलब जो चीज़ें हमने डेराइव की है वैसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उनके तो डायरेक्ट फार्मूला पुट हो सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आए आप उसको एक्स और वाई दोनों में ब्रेक करके देखो कि आप कौन सा इक्वेशन लगा के क्या चीज़ें निकाल सकते हो, एंड प्रैक्टिस ही मैटर करेगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये अगला सवाल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.9। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल। ओके, वो कह रहा है यहाँ से हमने 30 डिग्री पे क्रिकेट के बॉल को फेंका, कितने स्पीड से फेंका, तो 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, और ये एंगल 30 डिग्री है, ओके। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। सेम लेवल मीन्स यहाँ आने में हमने यही तो निकाला था अभी कि सेम ही लेवल, मतलब ग्राउंड ही मान के चलते थे। अब ये भले आसमान से फेंक रहा है लेकिन बात सेम लेवल की कर रहा है। तो हमने जो चीज़ें निकाली है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो था ना हमने जो निकाला था वही टाइम टेकन है, और डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम हाइट पे इसी पॉइंट पे आएगी, तो इट इज़ नथिंग बट रेंज, यही तो हमारा रेंज है, आर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। सो हमसे पूछा है एच मैक्स आर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सो सबसे पहले एच मैक्स, एच एम अगर हम लिखे एच मैक्स को, ठीक है, तो एच एम कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज नथिंग बट
28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 इंटू 9.8 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 10 मीटर के आसपास। ठीक है, नाउ रेंज है, रेंज की वैल्यू कितनी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 28 स्क्वायर इंटू साइन 60 बाई 9.8, सो ये वैल्यू लगभग 69 मीटर आएगी। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है अपना 2u साइन थीटा बाई जी। ये जब आप वैल्यू रखोगे 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 डिग्री हाफ बाई 9.8, ये 14, 28 बाई 9.8 लगभग 2.9 सेकेंड्स इसका आंसर आएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।